वैसे तो मैंने आज सोचा था ये विश्व पर्यावरण दिवस है, तो मैं आज अपनी बातें जो है पर्यावरण तक ही सीमित रखूँ, यानी प्राकृतिक पर्यावरण। पर आप जानते हैं कि पर्यावरण सिर्फ प्रकृति का ही मतलब नहीं है। पर्यावरण वो भी है एम्बियंस जिसमें हम रहते हैं, जो सामाजिक है, राजनीतिक है। और जितना दूषित हमारा पर्यावरण आज होता जा रहा है एनवायरनमेंट, उतना ही हमारा राजनीतिक या सामाजिक वातावरण भी दूषित होता जा रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं खुद एक सार्वजनिक जीवन की महिला हूँ और मैंने देखा है कि जीवन में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जब व्यक्ति कुछ सोचने के लिए मजबूर होता है। आज जब मैं समाचार पत्र पढ़ रही थी, अनायास मुझे मेरे पिता का ध्यान आ गया। मेरे पिता आर्मी में थे, उन्होंने भारत पाक युद्ध लड़ा था और उसके पश्चात तो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बने। और जब उनसे हालांकि हमें बहुत समय नहीं मिला उनके साथ इंटरेक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ थी, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद जो कुछ साल थे उनके साथ बिताने को मिले हमें, उसमें वो हमें कुछ ऐसे वृतांत बताया करते थे जो बहुत दुर्लभ हैं। वो एक पिता के तौर पर हम जब उनसे पूछते थे कि आप मिसिंग इन एक्शन हो गए थे तो कैसा आप महसूस करते थे, कैसे आपने युद्ध लड़ा, क्योंकि वो इन्फेंट्री में थे कैप्टन। और आप सोच सकते हैं कि 70 के दशक में कैसे हालात थे हमारे पास इतने एडवांस एम्यूनेशन नहीं थे। और इन्फेंट्री तो आज भी मुझे लगता है पैदल चलती। हो सकता है कि आज बहुत सारी चीज़ें बदल गई हों, लेकिन वो हमें सब कुछ बताते थे किस तरह वो किलोमीटर्स तक पैदल चला करते थे। और जब उनके राइट थाई में गोली लगी थी और वो 3 महीने तक नहीं मिले थे, तब उस समय की जो बातें बताते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि सामाजिक जो परिवेश था उसमें मेरी माँ को बहुत दंश झेलना पड़ा था। क्योंकि 3 महीने तक यदि किसी पुरुष का पता नहीं चले और वो युद्ध के दौरान, तो अमूमन ये माना जाता था कि वो जीवित नहीं है, लेकिन वो एक मिरेकल था और वो जीवित बचे। अब इसी तरीके से जब वो भारतीय पुलिस सेवा में रहे तो उनका मैं मेरे पिता इसलिए नहीं कह रही हूँ, आज भी उनके साथ रहने वाले अधिकारी या उनके जूनियर अधिकारी कभी मिलते हैं तो उनके प्रति बहुत अच्छी सोच रखते हैं, हाई रिगार्ड्स रखते हैं। और वो हमेशा ये कहते हैं कि ऐसे ऑफिसर की आप बेटी हो, ये आपके लिए बहुत गौरव की बात है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे आपको बताना है कि मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है या मैं किसकी बेटी। आज मैं आपसे ये वार्ता इसलिए कर रही हूँ या संवाद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने देखा ना कि एक अजीब सा कानून केंद्र सरकार लेकर आई है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में, मसलन आईबी में, रॉ में जो अधिकारी रहे या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, उन लोगों को कोई अधिकार नहीं होगा कि वो अपने विचार व्यक्त कर सकें। और वो विचार व्यक्त करेंगे और यदि वो सरकार को लगता है कि प्रतिकूल है या उनके अनुकूल नहीं है तो उनकी पेंशन काट दी जाएगी, यानी एक गैग ऑर्डर जारी कर दिया गया। अब देखिए, मैं सबसे ज़्यादा विस्मित इसलिए हो गई इससे, क्योंकि आप मुझे बताइए, जब ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट बना हुआ है इस देश में तो क्या आवश्यकता है कि एक नए कानून को लाया जाए। और आप देखते ना, और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, आईबी चीफ्स हैं, रॉ में काम करने वाले लोग हैं। और वैसे तो आम नागरिक को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है उनकी कार्यप्रणाली की, और कोई कार्यप्रणाली को उजागर भी नहीं करता है। जो देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है उसे कोई उजागर नहीं करेगा। वो तो सिर्फ वो चीज़ें बताना चाहेंगे या अपने जीवन के वो अनुभव साझा करना चाहेंगे जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक सेवा काल के दौरान एक अधिकारी को क्या क्या सामना करना पड़ता है, या कोई ऐसी घटना जो समाज के लिए उपयोगी हो सकती है, उन चीज़ों का ही तो विवरण करेंगे, या फिर वो समीक्षक के रूप में लिखेंगे, एक एनालिटिक व्यू पॉइंट जो होता है उसे प्रस्तुत करेंगे। आप देखते हैं ना आजकल की मैं ही क्या, बहुत से लोग हैं जिनकी रुचि होती है पढ़ने में, तो देखते हैं कि अच्छे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में देश विदेश में आजकल लोग लिखते हैं, और लिखते हैं तो लोगों को ज्ञान भी मिलता है। उसका कारण है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि एक मैच्योर जनरेशन तभी उत्पन्न हो सकती है या विकसित हो सकती है जब उसके पास रिफ्लेक्ट करने के लिए अनुभवी लोगों का ज्ञान और उनकी हाइंडसाइट विजडम का अनुभव उन्हें मिल सके। फोरसाइट होना ये तो एक बहुत विवेकशील व्यक्ति का गुण होता है, लेकिन हाइंडसाइट से कोई सीखे वो सबसे बड़ी बात है। और वो कहाँ से आता है? वो आता है उन लोगों के अनुभव से जिन्होंने जीवन जिया हो, और जी करके लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें मार्गदर्शक के रूप में बहुत से ज्ञान को दिया। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, हालांकि देखिए हमारे देश में बहुत ज़्यादा डिक्लासिफाइड नहीं है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि और बहुत सालों से नहीं है, और नहीं है उसके कई कारण हो सकते हैं, उस पर मैं विवेचना नहीं करूँगी क्योंकि उसके बारे में विवेचना करने की ना तो मुझ में क्षमता है ना अधिकार है। लेकिन जो डिक्लासीफाई हो गई इन्फॉर्मेशन,
उसको रिवील करना या फिर अपने जीवन दर्शन को किसी न किसी रूप से साझा करके आगे आने वाली पुश्तों के लिए या जनरेशन के लिए या आगे आने वाली संतति जो उस फील्ड में जाना चाहती है उनको कुछ देना, रिफ्लेक्ट करने के लिए, विवेचन करने के लिए ये सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है एकेडमी और हिस्ट्री के लिए। वरना इतिहास रहेगा ही कहाँ से, और कौन लिखेगा इतिहास? फैक्चुअल इतिहास आएगा कहाँ से? अब आप देखिए कि बहुत से ऐसे डिप्लोमेट्स हैं या इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारी हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में काम किया होगा, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट में काम किया होगा, जिन्होंने अन्य बॉर्डर स्टेट्स में काम किया होगा। अगर वो समय के साथ, यानी अब रिटायरमेंट के बहुत वर्ष बीतने के बाद, यदि वो कुछ रिवील करना चाहे, वो सामाजिक तौर पर उपयोगी हो सकता है, ऐतिहासिक तौर पर उपयोगी हो सकता है, वर्तमान परिवेश में तुलनात्मक रचना हो सकती है, तो उस पर क्या आपत्ति होनी चाहिए? और कौन ऐसा अधिकारी जो ब्यूरोक्रेसी के टॉप लीडरशिप में रहा हो, जिसने रॉ को हेड किया हो, जिसने आईबी को हेड किया हो, वो लोग अगर कुछ लिखें तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी क्या इस उम्र में? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और देखिए, जब ऐसा कोई कानून पास होता है ना, तो इसके ग्रे एरियाज़ भी बहुत सारे हैं। वो ये होते हैं कि हो सकता है आप ख्यातनाम हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच हो क्योंकि आपके फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा खुले हुए नहीं होते लेकिन ज्ञानी बहुत होते हैं, और वो जब लिखते हैं या व्यक्त करते हैं और वो आर्टिकुलेट होते हैं इनफैक्ट, और वो जब समय के साथ अपने सुपर एनिमेशन के बाद अगर वो चाहते हैं कि हम कुछ लिखें और लिख करके कुछ मार्गदर्शन हो सके या कुछ ऐसी बातें समाज के सामने आए जो आनी चाहिए, तो फिर उनके खिलाफ ये कानून काम करेगा। तो मेरा ये मानना है कि सब कुछ करिए साहब, आपको बहुत अच्छा नहीं लगता, लोग आपका विरोध करते हैं, सत्ता के खिलाफ बोलते हैं, प्रश्न पूछते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, और जब आपको अच्छा नहीं लगता तो आप सोचते हैं कि इस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, और नियंत्रण किया जाए तो उसके लिए आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हो? उन लोगों से कर रहे हो जिनकी विश्वसनीयता, यानी कि उनकी इंटेग्रिटी और उनकी डिस्क्रिप्शन पर आपको शक है, जिन्होंने एक समय आपके देश की सुरक्षा व्यवस्था को संभाला था। वो तो उनमें इनकलकेटेड है कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को अक्षुण्ण रखना है, उसे कभी किसी को रिवील नहीं करना, अपनी स्ट्रैटेजी को किसी को नहीं बताना। आज रिटायरमेंट के बाद आप चाहते हो कि उनके डिस्क्रिप्शन पर प्रश्न चिन्ह लग जाए, उनकी इंटीग्रिटी पर प्रश्न चिन्ह लगे, ये उनका अपमान है। और जब ये उनका अपमान है तो फिर इस पर विचार होना चाहिए, इस पर गौर फरमाया जाना चाहिए। सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स होते ही होते हैं। इसके बाद पहले मैंने बताया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ही, अगर उसका उल्लंघन हो रहा है, कोई चला करके विदेशी शक्तियों के हाथों में खेलना चाहता है या कोई इन्फॉर्मेशन रिवील करता है, वो कानून के खिलाफ है, उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन किसी की इंटेलेक्चुअल माइंड पर ताला लगाने का हम प्रयास करेंगे, उसकी सोचने की शक्ति या उसे व्यक्त करने की शक्ति पर हम ताला लगाने का प्रयास करेंगे, तो ये सबसे बड़ा उसके साथ अन्याय होगा। आप जानते हैं ना, व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है तो उसकी क्या रुचियाँ होती हैं? या तो परिवार में अपने पोते पोतियों के साथ, नाती नातिन के साथ खेलना चाहते हैं, उनके समय व्यतीत करना चाहते हैं, अपने जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि उनकी जो सर्विस लाइफ थी बहुत बिजी थी। लेकिन इसके इतर और रुचि भी होती है कि वो अपने जीवन के अनुभवों को साझा करके और आने वाली जनरेशन को रिफ्लेक्ट करने की शक्ति प्रदान करे। उससे उसे वंचित करने का ये जो कानून है, मैं समझती हूँ उसके ऊपर विचार वापस होना चाहिए या उसे वापस लेना चाहिए।